राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। गाय माता का जो गोबर है, उसका जो तरल भाग है, उसमें बहुत सारे एक्टिव केमिकल्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। यदि इन बैक्टीरियाज को, इन सक्रिय एंजाइम को उपयुक्त माध्यम मिल जाए, ऐसा माध्यम मिल जाए जिसमें ये मल्टीप्लाई कर सकें, जिसमें ये ग्रोथ कर सकें, अपना विकास कर सकें, तो बहुत तेज़ी से ये फलित होते हैं, बहुत तेज़ी से ये विभाजित होते हैं और अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ा लेते हैं। और जब इनकी संख्या बढ़ती है तो उस तरल का महत्व भी बढ़ जाता है। वैसे तो इसके लिए उपयुक्त माध्यम शहद हो सकता है। वैसे गाय के मूत्र में भी इन्हेंसर गुण रहते हैं। इन्हेंसर का अर्थ है किसी भी पदार्थ में जब उस पदार्थ गौमूत्र में डाल दिया जाता है तो उस पदार्थ की प्रभावशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसे गुण हैं गाय के मूत्र में। एक तो ये है कि दूसरे रसायनों की सक्रियता बढ़ा देता है। दूसरा, यदि सक्रिय रसायन किसी और तत्व से जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे तत्व के साथ संयुक्त पदार्थ बनाए हुए हैं, रसायन बनाए हुए हैं, तो उसको उस पदार्थ से अलग करने की क्षमता भी गाय के मूत्र में रहती है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा रही, आयुर्वेद में तो हजारों सालों से ये परंपरा रही है कि बहुत सारी दवाओं का सेवन हम गौमूत्र के साथ करते रहें। वैसे गौमूत्र में एक चीज़ और भी रहती है, उसका तो हम बहुत कम उल्लेख करते हैं, जानते हैं। गौमूत्र के अंदर ऐसे बैक्टीरिया फेस रहते हैं। आपने बैक्टीरिया फेस के बारे में शायद हो सकता है बहुत कम सुना हो, क्योंकि अब इस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही है। लेकिन इसके बारे में तो वैज्ञानिकों को पिछले 60-70 सालों से ज्ञात है। आपने गंगा के जल के बारे में सुना होगा। गंगा जल में एक विशेषता है। विशेषता ये है कि आप गंगा जल किसी पात्र में भर के रख दीजिए, 1 साल रख दीजिए, 5 साल रख दीजिए, 20 साल रख दीजिए, 100 साल रख दीजिए, उसमें ना तो सड़न पैदा होती है, ना किसी तरह के जीवाणु विषाणु विकसित होते हैं, उसमें किसी तरह की दुर्गंध नहीं आती है। आखिर क्यों नहीं आती, कभी जानने का प्रयास किया है? जबकि उसी के समतुल्य किसी दूसरी नदी का जल ले सकते हैं, किसी तालाब का, किसी कुएं का जल ले सकते हैं, उनमें एक सड़ाहट भी आने शुरू हो जाती है, ऐसे बैक्टीरिया वायरस भी विकसित हो जाते हैं। और गंगा जल में ऐसा नहीं होता। और आप ये कहेंगे गंगा जल क्योंकि हिमालय से आता है, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो हिमालय से तो बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, यमुना भी वहीं से निकलती है। लेकिन यमुना का पानी दिल्ली तक आते आते या दिल्ली से पहले ही प्रदूषित होना शुरू हो जाता है, उसका रंग ही बदल जाता है। लेकिन गंगा के जल में ऐसी विशेषता है। विशेषता इसलिए है कि गंगा जल में 100 से ज़्यादा ऐसे बैक्टीरिया फेस रहते हैं जिनका वैज्ञानिक पता लगा चुके हैं। वो बैक्टीरिया फेस उस गंगा जल में किसी तरह के ऐसे रोग कारण कीटाणु को विकसित नहीं होने देते। इसीलिए लाखों करोड़ों लोग इसमें स्नान करते हैं। और अभी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने आश्रम हैं, मंदिर हैं, शहर गंगा के तट पर बसे हुए हैं, उनका सारा जो सीवरेज सिस्टम है, जो व्यर्थ प्रदूषित पानी है, सब गंगा में जाता है। तो उसको प्रदूषित मुक्त करने का काम भी यही बैक्टीरिया फेस करते हैं। हमारे यहाँ तो एक प्रथा और भी है, बहुत लोगों की अंत्येष्टि क्रिया भी गंगा के किनारे पे होती है। आप हरिद्वार गए हों तो हरिद्वार में आप देख सकते हैं। लेकिन बनारस के बारे में तम सबको मालूम है कि दशाश्वमेध घाट पर, मणिकर्ण घाट पर जो शमशान है, वो तो 24 घंटे सक्रिय रहते हैं और 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। और अर्ध जो चिताएं हैं, अर्ध आदि जलने के बाद उनको गंगा में प्रभावित कर दिया जाता है। तो उस लाश का डिकम्पोजिशन करने का, उस लाश को समाप्त करने का कार्य भी यही बैक्टीरिया फेस करते हैं या मछली आदि करती हैं। तो गंगा के जल में तो ऐसे बैक्टीरिया फेस हैं, लेकिन इसी तरह के बैक्टीरिया फेस हमारे गाय के गोबर और गौमूत्र में भी होते हैं। इसीलिए हमने गाय के मूत्र को गंगा जल की तुलना दी है कि इसमें सब वो गुण रहते हैं जो गंगा जल में हैं। और ऐसे गौमूत्र को जब गोबर के साथ में, गोबर के उन बैक्टीरिया को साथ मिलता है, एंजाइम को साथ मिलता है, तो उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। तो यदि आप गाय के गोबर के तरल में मूत्र का कुछ, देखिए ये थोड़े रहस्य रहती हैं, इनको जानना समझने की आवश्यकता रहती है कि उनको हमें उनकी ग्रोथ बढ़ानी है, उनको संख्या बढ़ानी है। तो फिर आपको कितनी मात्रा में गौमूत्र उसमें मिलाना है, कितना गोबर का तरल लेना है, और उसको कौन सा और अतिरिक्त खुराक देनी है, क्योंकि बिना खुराक के, बिना शक्ति के तो ग्रोथ हो नहीं सकती।
हमारी प्रत्येक कोशिका को अपनी खुराक के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज हम प्राप्त करते हैं भोजन से, या फिर भोजन में दूसरे तत्व रहते हैं, चाहे फैट रहे या प्रोटीन रहे। प्रोटीन और फैट भी हमारे शरीर के अंदर जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं या फिर ऊर्जा स्रोत में कन्वर्ट होकर हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तभी तो ऊर्जाएं अपना कार्य कर पाती हैं, तभी तो वो कोशिका अपना कार्य कर पाती हैं। उन कोशिकाओं में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हो पाता है, या फिर वो कोशिकाएं अपनी ग्रोथ कर पाती हैं। तो इसी तरह इन बैक्टीरियाज को या एंजाइम को अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा के लिए हमें गौमूत्र और गोबर के साथ में कुछ अतिरिक्त रसायनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सबसे अच्छा रसायन तो यही है कि उसमें शहद का मिश्रण किया जाए। यदि शहद नहीं है तो फिर गन्ने का आप रस प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इतनी मात्रा में गन्ने का रस कहाँ से लेके आएंगे आप। वैसे कई बार हम कहते हैं कि इसमें गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो गुड़ भी तो ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं है। गुड़ के अंदर भी बहुत सारे केमिकल आजकल मिलते हैं, और गुड़ बनाने की प्रक्रिया में उसे काफ़ी समय तक उच्च तापमान पर उबालना पड़ता है। आपने गुड़ बनने की प्रक्रिया देखी होगी कि घंटों तक वो खदकता रहता है। तो इस दरमियान उसके अपने बहुत सारे सक्रिय रसायन निष्क्रिय पड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी गुड़ के अंदर सेलुलोज, सुक्रोज आदि सुक्रोज, ग्लूकोज के ऐसे तत्व बच जाते हैं जो इन एंजाइम्स को या बैक्टीरियाज को शक्ति प्रदान करने की काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ, मेरा अनुभव है कि इनके लिए यदि शहद ना मिले तो गुड़ से पहले जो गुड़ बनाने की प्रक्रिया में सोडा निर्मित होता है, उसको मोलासेस बोलते हैं। यदि वो मिल जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। मोलासेस से, सोरे से इन एंजाइम और बैक्टीरिया की सक्रियता बहुत बढ़ जाती है, ग्रोथ बहुत तीव्रता से होता है। जो कार्य गुड़ के माध्यम से एक हफ्ता में होने वाला होता है, वही इस जो सूरा है, सूरे के माध्यम से 5 दिन से पहले हो जाता है। इसके अलावा सूरा में बहुत सारे मिनरल्स भी रहते हैं, बहुत सारे दूसरे आवश्यक तत्व भी रहते हैं, इसलिए उस सॉल्यूशन की गुणवत्ता और बढ़ जाती है। तो ऐसे में यदि आप गोबर का जो रस है उसको खाद के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, अपनी फसलों को अतिरिक्त शक्ति देने के लिए करना चाहते हैं, या फिर अपने फसल को कई तरह के जीवाणु विषाणुओं से सुरक्षित रखने के लिए करना चाहते हैं, तो ये जो अतिरिक्त जो खनिज तत्व हैं आपकी मदद करते हैं। इससे बहुत जो रेयर जो मिनरल्स हैं आपकी फसल को मिल जाते हैं, क्योंकि मिनरल्स का भी फसल की ग्रोथ में या अंकुरण की प्रक्रिया में, या उस पर जो फूल आते हैं, जो मंजरियाँ निकलती हैं, या उसकी जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, या फिर फूलों से जो उसकी दाने बनने की प्रक्रिया होती है, फल बनने की प्रक्रिया होती है, इनमें इन सूक्ष्म रेयर खनिजों की बहुत आवश्यकता रहती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि ये कम मात्रा में हो तो वो प्रक्रिया रुक जाती है। इससे फसलों की जो उत्पादकता है उस पर प्रभाव पड़ता है, दाने छोटे रह जाते हैं, फलों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता, फल शीघ्रता से सड़ने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, या फिर उनका रंग, उनका आकर्षण क्षमता, उनकी गंध वो प्रभावित हो जाती है, या फिर साइज तो बड़ा हो जाता है लेकिन उनमें वो स्वाद नहीं आता। तो इन सब के लिए इन रेयर जो कम मात्रा के जो खनिज तत्व हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये तत्व यदि आपकी ज़मीन के अंदर नहीं है, आपकी भूमि के अंदर नहीं है, और आपको उसकी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोगों ने अपनी मिट्टी का कोई विश्लेषण तो कराया नहीं, तो खनिज तत्व तो घट रहे हैं, हर तरह के तत्व घट रहे हैं। जब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, लोह जैसे तत्वों की कमी होती जा रही है, तो फिर इन रेयर तत्वों के बारे में कैसे कह सकते हैं ये पर्याप्त मात्रा में होंगे। तो ये तो अध्ययन भी करते हैं, परीक्षाओं से पता भी चल चुका है कि ऐसे जो रेयर खनिज तत्व हैं इनमें से अधिकांश की हमारी मिट्टी में कमी हो चुकी है। वैसे भी मिट्टी के किस्म के अनुसार इन खनिज तत्वों की जो उपलब्धता है कम ज़्यादा होती रहती है। तो इनकी आपूर्ति करनी है तो या तो आप अतिरिक्त मात्रा में डालिए, बाहर से खरीदिए या अतिरिक्त चीज़ डाल दीजिए। लेकिन यदि आपने एक सीधा सा प्रयोग कर देना है, सीधा सा प्रयोग ये कि यदि आप उन जीवाणुओं की ग्रोथ करने के लिए आप सूर्य का प्रयोग करते हैं तो फिर आपको अतिरिक्त कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आपूर्ति इसी से माध्यम से हो जाती है।
तो आप उस गोबर के तरल का प्रयोग अपने खेतों में सीधे सीधे कर सकते हैं, फसलों में कर सकते हैं, फसलों की वृद्धि कर सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं। या फिर यदि आप किसी तरह के खाद बनाने का काम करते हैं या फिर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, कि गाय के गोबर के उस सार तत्व में बहुत सारे इम्पोर्टेंट तरह के रसायन रहते हैं। इनको निकालना कैसे, सक्रिय कैसे करना है, उनको पैक कैसे करना है, इसकी प्रक्रिया जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे पास आ सकते हैं, जान सकते हैं। मैं कोई इसका चार्ज तो लेता नहीं, लेकिन प्रक्रिया सही तरह से जान सकें, समझ सकें, कि तभी तो आपका परिणाम मिलेगा। बिना उसके जाने परिणाम आप सीखता से